हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री पर। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था F=G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा था बच्चों की ये जो फोर्स है वो उनके जो भी मासेस है उनके प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और उनके बीच की डिस्टेंस, यानी ये मान लो एक मास m1 और ये एक मास m2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो r है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें मिलता है F=G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। आज हम देखेंगे कि g है, इस g की यूनिट क्या है और इसका वैल्यू कितना है। तो अब बात करते हैं जी की। अगर मैं देखो यहां से वैल्यू निकालूं, हम जानते हैं क्या, वी नो डेट बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या आएगा, F=G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू निकालो बच्चों, तो ये आर स्क्वायर चल जाएगा, यानी F इंटू आर स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आ जाएंगे नीचे डिवाइड में m1 m2। अब हम यूनिट निकालेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ g क्या हो जाएगी। देखो फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन। r यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और स्क्वायर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास की यूनिट केजी और इसकी यूनिट भी केजी, तो केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ g इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे समझ में आया आपको, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में केजी इंटू केजी यानी पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज गिवन बाई, एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने सेंसिबली इसको स्केल पे जो इसका ऑब्जर्वेशन से वैल्यू निकाली थी उसकी, वो थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू थी जी की। ठीक है, तो हमें दो चीजें पता चली, एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और 6.73 इंटू 10⁻⁻11 ये इसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी, तो आपको बड़े ध्यान से देखने में पता लगेगा कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है, मतलब 10⁻11 का डिवाइड होगा। भाई आप समझते हो ना इस बात को कि 10⁻⁻11 का मतलब क्या है, कि इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻11, यानी ऊपर वाला जो भी कांस्टेंट नंबर है उसमें इतने का डिवाइड करोगे, तो सोचो कितना छोटा नंबर आएगा। इतनी बड़ी संख्या का छोटी संख्या में डिवाइड करो आप 6.7 में, तो कितना आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा। मतलब इसकी सिग्निफिकेंस जो होती है वो बहुत कम होती है छोटी बॉडीज पे। जब वही बॉडी बड़ी हो जाती है, मास हो जाता है बहुत बड़ा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि दो बॉडी ले लेते हैं अपन। ठीक है, मान लो अपन ने केस ले लिया कि इफ मास ऑफ टू बॉडीज आर 1 kg ईच, 1 kg है दोनों का मास। अब देखो क्या होगा, F=G(m1) मास 1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, मान लो उनकी एंड डिस्टेंस ही मान लेते हैं उनके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। केवल 1 मीटर मानते हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो F= क्या रहेगा, जी की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा।
अब ये फोर्स देखो कितना बड़ा है, बहुत छोटा सा फोर्स है, बहुत छोटा सा फोर्स है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा हमें। 1 किलोग्राम की बॉडी, दोनों बॉडी पास में रख ली, अब क्या एक दूसरे को ये खींच पाएंगी? नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे खींच ही नहीं सकते एक दूसरे को, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है डेट इज वेरी स्मॉल, डेट इज ऑफ 10⁻11। इतना छोटा ऑर्डर है इसका। अब यही बॉडी बड़ी हो जाए, यहाँ अर्थ ले लो या मून ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 6400। यहाँ एक मास आ जाएगा मून का। तो दोनों का अगर हम मास लेंगे तब भी देखो ये यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो या 2 जीरो, फिर भी -11 है तो माइनस के 7 जीरो तब भी बचेंगे। तो वो चीज भी सिग्निफिकेंट इतनी नहीं होगी कि मून खिंच के एकदम अर्थ के पास चला जाए, पर वो फोर्स इसकी तुलना में बड़ा फोर्स होगा जो उन दोनों को अट्रैक्ट करने का काम केवल कर सकता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो घूमता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे चीजें रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा फोर्स, ये जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। दूसरी बात, ये जो जी है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम क्या मतलब इसका? कोई दो बॉडी ले लो, हमने मान लो 2 बॉडी ली, उनको ऐसे हमने पकड़ के रख लिया। अब मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मान लो 1 न्यूटन का। ठीक है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन का। अब मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों बॉडी को ले जाके वाटर के अंदर डाल दिया। डिस्टेंस उतनी रखी, यहाँ 1 मीटर थी, मान लो यहाँ पे 1 मीटर थी, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। मैं इसी डिस्टेंस को मेंटेन करके और मैंने क्या किया, वाटर में ले जाके रख दिया। अब फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? तो आंसर है कि फोर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मीडियम का, मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जो मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा होगा वही उस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे ही फोर्स लगेगा। आप चाहे इसको कहीं भी जाके मेजर करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप अल्कोहल में डालो, चाहे आप वाटर में डालो, चाहे आप किसी और चीज में डालो, किसी में भी कोई भी मीडियम ले उनके बीच में, उन पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा? वही फोर्स लगेगा जो मीडियम के बाहर था, और उस मीडियम के अंदर वो फोर्स सेम रहता है। क्यों रहता है सेम? क्योंकि कौन सा लॉ, कौन सा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है? यूनिवर्सल। पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, यूनिवर्स में सेम रहेगा, इसीलिए तो उसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है ना? तो ये किसी भी मीडियम में लेके जाएं आप, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई कुछ बात समझ में? यूनिवर्सल लॉ इसीलिए तो कहते हैं इसको, क्योंकि कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, हम तो कांस्टेंट है और हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी मीडियम में लेके जाओ चाहे मत लेके जाओ, हम अगर 2 न्यूटन के लग रहे हैं तो बाद में भी हम 2 न्यूटन के ही रहेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट थी कि भाई ये मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है। अब इसकी बात करते हैं इंपोर्टेंस की। इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इंपोर्टेंस है? देखो, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction which is responsible for revolution of earth around the sun अर्थ, यहाँ लिख लेते हैं, एक ही लाइन में लिखते हैं, अर्थ एंड अदर प्लेनेट अराउंड द सन। मैंने आपको बताया था कैसे घूमता है कि ये मान लो कोई सन है, ये सन है, सन की चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है इसमें क्या होता है, यहाँ पर मान लो अर्थ है, अर्थ ऐसे घूमना चाह रही है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये ठीक है, फिर ये यहाँ पर पहुंचने के बाद
जैसे इधर इधर घूमना चाहती है इसको ऐसे खींचे, तो इस तरह के ये क्या करता है, ये पाथ को मेंटेन करता है। हर जगह ये छोड़ के बना रहता है, आपको घूम के जाना चाहेगी। अगर उसको खींचते रहोगे तो वो घूमती भी रहेगी, भागती भी रहेगी और घूमती भी रहेगी। तो इस तरीके से ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो क्या करता है बच्चों, चीजों को किसी के चारों तरफ घुमाने का काम करता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, सेम लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर्स। भाई रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी और रेन को ड्रॉप्स उनको नीचे खींचती है, इसलिए रेनफॉल होती है। स्नोफॉल भी इसलिए होती है, ग्रेविटी उनको नीचे खींचती है। और रिवर का फ्लो होता है, जिधर नीचे होता है स्लोप नीचे होता है, उधर ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है बॉडी को। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ या जिधर कम ऊंचाई है उधर की तरफ फैलने की कोशिश या फ्लो होने की कोशिश करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कि जो आपके टाइड्स आते हैं ओशन में, और ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो समुद्र में आपने देखा वो लहरें एकदम उठती है, ज्वार भाटा बोलते हैं जिसको, टाइड्स एंड वेव्स, उसमें भी ये इसका बहुत बड़ा रोल है। होता क्या है कि जब सन का अट्रैक्शन बढ़ता है उसमें समुद्र के पास या उसके ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके सामने आने पर, तो वो अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंस थे जिसकी वजह से, और इम्पोर्टेंस आपको पता है कि भाई सारी जो भी चीजें हैं अर्थ पर, टेरेस्ट्रियल पर जो भी हैं, वो अपने आप एक इधर उधर क्यों नहीं भागती, क्योंकि उनको ग्रेविटेशनल पुल बांध के रखता है। कोई भी चीज अपने आप इधर भागती क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसको बांध के रखता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या कहता है बच्चों, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होता है तो उसके अपोजिट में एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। अब अगर मान लो दो बॉडी है, मास m1, एक मास का m1 और एक का मास m2, और हमने मान लिया कि मास जो m1 है वो m2 से बड़ा है, उनके बीच की डिस्टेंस r है। अब इस कंडीशन में जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कि जब भी एक एक्शन होगी तो एक रिएक्शन होगा। मतलब अगर m1 m2 पे फोर्स लगाएगा तो m2 भी m1 पे फोर्स पलट कर लगाएगा। अब दूसरी बात क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब m1 जितना फोर्स लगाएगा उतना ही m2 फोर्स लगाएगा। तो अगर सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज किसको अपनी तरफ खींच लेगी, तो कौन सी चीज खींचेगी, जिसका मास ज्यादा होगा वो अपनी तरफ खींच लेगी। हम अर्थ पे हैं, कोई भी चीज ऊपर से खींच के नीचे क्यों आती है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और जो चीज नीचे गिरे उसका मास इन कंपेरिजन टू अर्थ इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इसलिए वो अर्थ तरफ खींचा हुआ हो जाता है। क्यों पता है ऐसे, आपको पता है, हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ए बराबर क्या होता है, एम ए। मान लो ये मास m1 का है और ये फोर्स इस पे लग रहा है m2 का। मान लो जब ये खींच के जाए तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको m2 मान लेते हैं। ध्यान से देखो m1 बड़ा है, m1 बड़ा है तो m1 का वैल्यू क्या आएगा, f/a1, और यहाँ m2 सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, m1, और यहाँ क्या आएगा, f इक्वल टू f/m2। अब देखो इधर, मान लो फोर्स जो है वो मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का।
तो दोनों लगे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। और मान लो ये बॉडी 2 kg की और ये बॉडी 3 kg की है, सॉरी ये 3 की ले लो और ये 2 की ले लो, क्योंकि हमने M1 M2 से बढ़ा लिया है। अब यहाँ A1 निकालो, कितना आएगा F अपॉन कितना आएगा M1 की वैल्यू 3। A2 निकालो यहाँ से F अपॉन इसकी वैल्यू 2, F की वैल्यू रखते हैं अगर हम 10, यहाँ भी रख दें 10, तो ये आएगा 3.3, ये कितना आएगा 5, कितना आएगा ये 5, 3.33, ये आएगा 5। अब ज्यादा एक्सटेंशन किसका है, जो हल्की बॉडी, देखो यहाँ 5 आ रहा है, 3.33 आ रहा है, तो ज्यादा किसका आ रहा है, जो बॉडी वेट में मास में कम है। ऐसे अर्थ के साथ होता है, ऊपर से एप्पल गिरता है तो अर्थ ही एप्पल को नहीं खींचती, एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, बट ड्यू टू द मास, ड्यू टू द लेस मास, द एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ। मास का सारा खेल है, मास कम होने की वजह से, मास कम होने की वजह से क्या होता है, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ आसानी से खींच लेती है, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर पाती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह हम क्या जानते हैं कि भाई फोर्स दोनों बॉडी बराबर लगाती हैं, लेकिन जो बॉडी मास में कम होती है उस बॉडी में ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने के कारण वो भारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, हैवी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या सीखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11। उसके बाद हमने सीखा कि उसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस क्या है, धरती पर जितनी भी चीजें, ऑल द थिंग्स विच ऑन टेरेस्ट्रियल आर बाइंडेड अप, दे आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्लो ऑफ रिवर किससे होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, और सारे प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, क्यों, ग्रेविटेशनल पुल की वजह। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, क्यों, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे बोलते हैं, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लेते हैं। और इसके बाद ये न्यूटन का थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमसे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दोनों बॉडी में वो इक्वल होता है, लेकिन जो हल्की बॉडी होती है वो तेजी से खिंच के चली जाती है, कहां पर, बड़ी बॉडी की तरफ। ठीक है, तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंजॉय करते रहिए। अगले वीडियो में हम या तो न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे या कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्रेविटी या फ्री फॉल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।